है शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। जब बेसिक बुनियादी कौशल की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी पहले वाला ऑप्शन ही लगाएं, जो कि पूरी तरह से गलत नहीं है, बट इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। बी ऑप्शन पे आते हैं, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। ये बहुत ही बेहतर तरीका नहीं माना जाता कि आप एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट दे दो बच्चों को और काम बन जाएगा, है ना। सी ऑप्शन है, वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। ऐसा यहाँ पे बात नहीं है, क्यों? क्योंकि बेसिक रीडिंग स्किल सिखा रहे हैं हम, और पहले ही हम ये नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली पेश कर देंगे, तो जिसको पहले पढ़ने में दिक्कत है तो और दिक्कत होने वाली है। तो बेटर ऑप्शन वैविध्य तकनीकी का प्रयोग करना ही है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो प्रिंटेड मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं, है ना। प्रिंट रिच एनवायरमेंट कहते हैं इसको, कि आपके आसपास जो है किताबों में कई बार जैसे ए फॉर एप्पल या अ से अनार है तो वो अनार बड़ा बड़ा छपा हुआ है, उस तरह से वो सारी विविधतापूर्ण तकनीकों का प्रयोग यहाँ करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय कि ए और बी के। तो हम जाएंगे यहाँ सी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द है, यानी कक्षा 2 की बात हो रही है। बच्चा कितने साल का होगा? 6-7 साल का, 7 साल का मानेंगे हम, ठीक, 7 ईयर्स का बच्चा है। शिक्षिका जो है मुद्रित विषय सामग्री यानी प्रिंटेड जो मटेरियल है उस पर फोकस कर रही है। उसमें जो परिचित शब्द होते हैं, यानी प्रिंटेड मटेरियल होगा, मान लीजिए उसमें कुछ शब्द लिखे होंगे, है ना। हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे हिंदी में, परिचित हैं। परिचित क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर रिपीट होते हैं, है ना। सकता है, चुका है, और पानी हो सकता है, या कुछ इस तरह की बेसिकली ये शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसी वजह से परिचय बच्चों का इन शब्दों से हो जाता है। इन शब्दों को इंग्लिश में भी ये टॉपिक एज इट इज मिलता है। क्या कहते हैं? साइट वर्ड्स कहते हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द कहते हैं, जिससे बेसिकली बच्चा जो जरूरी वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं जो शब्द, उनको वो जान पाए, उनसे परिचय हो पाए उसका, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है, हम इस चीज पे फोकस करते हैं, साइट वर्ड्स पे। इंग्लिश में ये होते हैं व्हाट हो गया, दीज, दैट, में, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी वही आपकी जो शब्दावली है, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम साइट वर्ड्स कहते हैं। तो कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों का जो प्रिंटेड मटेरियल है उसमें जो बार बार आने वाले शब्द हैं, उनके थ्रू बच्चों को एक बेसिक समझ उनकी बन जाए, निपुणता भरी पहचान, कि वो शब्द को देखते ही पहचान जाए। जब इस तरह के शब्द आते हैं तो हम फटाक से पहचान लेते हैं। हमें शब्द पढ़ने के लिए क्या है? साइट वर्ड है, हम तुरंत से हमारी नजरों के सामने आएंगे और हम समझ जाएंगे या पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो विषय वस्तु के शब्द यानी जो कंटेंट में है वो ही शब्द होंगे, कठिन शब्द होंगे, निष्क्रिय शब्द होंगे? जी नहीं, ये सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है। निष्क्रिय तो वो होते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली ये वो वाली बात है कि नब्ज पकड़ने वाली बात है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है हमसे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी हुआ है, अदरवाइज मुश्किल नहीं है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक से अधिक भाषा का ज्ञान, यानी जब बच्चा बहुभाषिता की ओर जाएगा, यानी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, मोर देन वन लैंग्वेज, एक भाषा से ज्यादा भाषा का ज्ञान। सिलेबस सेम है, कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, ठीक है ना। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या है? भाषा कक्षा में, यानी बच्चे को हिंदी भी आती है जो उसकी मातृभाषा है, बच्चे को क्या आती है? इंग्लिश भी आती है, बच्चे को कोई और तीसरी भाषा भी आ सकती है, यानी एक से ज्यादा भाषाएं जानना क्या है? भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। तो हम कहते हैं कि जो बहुभाषिता होती है वो एक संसाधन के रूप में देखते हैं। ये आपका एक टॉपिक भी है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स। हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम सिलेबस है, ठीक। तो भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ नहीं बन सकती। एक से ज्यादा भाषाओं का जानना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, यानी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है यदि वो 2 या 2 से अधिक भाषाएं जानता हो। तो बहुभाषिता जो है या एक से अधिक भाषा जानना कभी भी बोझ या बैरियर का काम नहीं कर सकता। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है, यानी जब नए कक्षा कक्ष में कोई सीख रहा होगा तो वो एक लेवल पे आ जाएंगे सारे बच्चे। या फिर नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है, यानी कि बैरियर बनेगा अगेन। तो ये तो नेगेटिव ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। सबको एक लेवल पे ले आएगा, इसकी जरूरत होती नहीं है। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान हमेशा क्या करेगा? मदद करेगा। अगर आपको एक भाषा आती है तो दूसरी भाषा सीखने में वो चीज हेल्प करती है। तो नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, एक रिसोर्स, एक संसाधन का काम करेगी। अगर आपको एक भाषा आती है, एक से अधिक भाषाएं जो हैं वो संसाधन के रूप में होती है, ना कि बाधित नहीं करती हैं वो आपके भाषा के सीखने को, या बोझ नहीं बनती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70% लोग सही उत्तर दे भी पा रहे हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है।
देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो एक शिक्षिका है, कक्षा 4 की बात हो रही है, तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती हैं। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। तो विद्यार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद यानी एक छोटा सा पैराग्राफ है, 7-8 लाइन का हो सकता है, 6 लाइन का हो सकता है, 5 लाइन का हो सकता है, तो एक स्मॉल पैराग्राफ है जिससे समझ बनाने को वो कह रही हैं कि बच्चे उस अनुच्छेद को पढ़ें और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती हैं कि उसमें कहा क्या जा रहा है, या गलतियां हैं तो कहां हैं, या क्या बात कन्वे हो रही है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती हैं। जहां जरूरत पड़ने पे बच्चों को अगर गहराई से समझने में दिक्कत हो रही है कहीं, तो उसकी हेल्प भी कर देंगे टीचर। साथ ही डैश का, तो वह डैश का अभ्यास कर रहे हैं। किस चीज का अभ्यास करा रही हैं? जब वो एक छोटा सा अनुच्छेद, एक पैराग्राफ को डीप में पढ़ने की बात कर रही हैं और उसको पढ़ के समझने की या परीक्षण करने की बात कर रही हैं, तो ये विस्तृत पठन होगा। देखिए, जब एक पैराग्राफ ही छोटा है तो विस्तृत पठन तो संभव नहीं है। विस्तृत पठन के लिए बड़ी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो विस्तृत पठन नहीं कहेंगे इसको। पहेली पठन, पहेली की कोई बात नहीं हुई है। सहयोगी पठन, ऐसा नहीं कहा गया कि ग्रुप में बैठ करके पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात होती तब समूह अधिगम या सहयोगी पठन की बात होती कि बच्चे साथ में ग्रुप बना करके, समूह बना करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन ने लैंग्वेज का कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, क्या पूछने की कोशिश में है वो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ये गहन पठन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गहन पठन कहलाएगा। और गहन पठन हम इसलिए कराते हैं ताकि बच्चे की समझ बेहतर हो और ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है गहन अध्ययन से। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। बच्चा खुद से पढ़ के समझने की जो प्रवृत्ति है वो उसके अंदर विकसित होगी। किससे? गहन पठन से। इन डेप्थ जब वो किसी चीज को जानने की कोशिश करेगा, प्रॉपर एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा उस चीज का, ठीक है ना। और गहन पठन जनरली हम मौन वाचन कराते हैं इसका। मौन वाचन आप समझते हैं, मन में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है ना। तो इससे स्वाध्याय की भी जो आपकी हैबिट है यानी सेल्फ स्टडी की, वो बढ़ती है। दूसरा, गहनता से आप किसी चीज को समझते हैं। वो जो छोटा सा अनुच्छेद है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको गहराई से पढ़ने की बात चल रही है और गहराई से पढ़ के समझने की बात चल रही है, ठीक। तो ये गहन पठन जो है इसका सही उत्तर होगा। विस्तृत के लिए बड़ी सामग्री का होना यहां जरूरी हो जाएगा, है ना। विस्तृत मतलब बड़ा, विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यावहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए, यानी रियल लाइफ सिचुएशन की बात हो रही है। वास्तविक एवं व्यावहारिक, बिहेवियरल एस्पेक्ट में जो रियल लाइफ से कहीं जुड़ी हुई बात का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है। यानी हम भाषा को सिखाने के लिए एक लैंग्वेज टीचर के रूप में, या फिर यहाँ पे तो अगर प्राइमरी लेवल पे देखें तो आप सब कुछ ही हैं, सारे विषय पढ़ा लेते हैं। तो भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यावहारिक स्थिति आप प्रेजेंट कर रहे हैं जहां उसको रियल लाइफ में भाषा को यूज करने का मौका मिलेगा। तो सफलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कौन सी है? संरचनात्मक, यानी स्ट्रक्चर में तोड़ दो, तो इससे तो मुश्किल हो जाएंगी चीजें। स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति जिसको ऑडियो विजुअल या ऑडियो मेथड कह देते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं बेसिकली इंग्लिश में। द्विभाषी यानी दो भाषाओं का प्रयोग की बात यहां हुई नहीं है। संरचना परक पे हम क्यों जाएं जब हमारे पास वास्तविक स्थिति की बात हुई है। दैट मीन्स स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति यानी सिचुएशन बेस्ड हम सिखाएंगे बच्चे को। बच्चा गया है कहां? मार्केट में, क्या लेने? सब्जी। तो वहां पे वो भैया से बोलेगा कि भैया ये चीज दे दो, इतने में दे दो। तो वहां वो भाषा भी सीख रहा है। तो हम सिचुएशन के हिसाब से व्यावहारिक स्थितियों का प्रयोग करके सिखा रहे हैं। तो ये स्थिति परक भाषा शिक्षण हो जाएगा क्योंकि वास्तविक एवं व्यावहारिक परिस्थिति यानी रियल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पठन पूर्व कार्य, यानी पढ़ने से पहले जो हम कोई एक एक्टिविटी कराते हैं, डैश होते हैं, किस लिए होते हैं, किस बारे में होते हैं, ये बताइएगा। इस पे काम चल रहा है निशा शर्मा, कुछ तो टीम में कुछ डिस्कशन चल रहा है। नेहा, डोंट वरी, जो आपकी जीएस की और उसकी क्लास है ईवीएस की, उसमें काम हो जाएगा, आ जाएगा काम वो गंगम, है ना। जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑफकोर्स आपको हर जगह काम आएंगे। और लाइक शेयर करना आज आप भूल जा रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक शेयर करना भूल जाएंगे। पठन पूर्व कार्य यानी पढ़ने से पहले, रीडिंग से, प्री रीडिंग कह लीजिए आप इसको, शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए होते हैं ये काम। या फिर बी ऑप्शन, कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए होते हैं। पढ़ने से पहले ही कठिन शब्द दे देंगे। फिर आएगा शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं। या पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए होते हैं। देखिए, पठन पूर्व कार्य यानी अभी आपने चैप्टर शुरू नहीं किया, उसके आसपास की बातें होंगी। टीचर आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो इसमें आप सभी उत्तर जो है वो गलत दे रहे हैं। इसका उत्तर जो है ए सही होगा। उसका रीजन है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, कि वो कितना जानते हैं ऑलरेडी, इसलिए वो एक्टिविटी कराई जाती है। यही आपका ऑफिशियल आंसर कहता है, ठीक है ना।
ये सुनने में अच्छा है, टेक्निकली अच्छा नहीं है सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं, यानी जब आप फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, एक होता है भाषा अर्जन, दूसरा होता है भाषा अधिगम। अधिगम में प्रॉपर एफर्ट लगेगा, स्कूल में जाके भी आप सीख सकते हैं, उसमें उसका व्याकरण हो सकता है भाषा अधिगम के समय। लेकिन अर्जन में जो आप अपने आसपास से, अपने परिवेश से अर्जित कर लेते हैं भाषा को बोलना, जब आप पहली बार सीख रहे होते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। हिंदी में भी सेम है ये टॉपिक, इंग्लिश में भी सेम है ये टॉपिक, बताइएगा। ठीक है, बताइए फटाफट से। बी ऑप्शन 49% लोग कह रहे हैं। कूकना हमें सबको पता है कि कूइंग जो है ना, इसलिए हिंदी और इंग्लिश अलग नहीं है। आपको यहाँ पे ये समझना होगा, जो बेसिक आपसे पूछा जा रहा है वो सारा सिलेबस सेम है, एक एक पॉइंट सेम है हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस का। कूकना यानी कूइंग जो है, जब बच्चा जो है किलकारी मारना है, या बेसिक जिस लैंग्वेज का, जिस उसके बोलने का, वो बस आवाजें निकालता है, उसका मतलब कुछ नहीं होता। कब शुरू हो जाता है? लगभग 6 वीक्स के अराउंड, 1.5 महीने के आसपास। ठीक है ना। तो ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पेडागोजी में जब हम सीडीपी बाल विकास पढ़ रहे थे, तब भी आपको ये सारे स्टेप्स लिखवाए थे। आई थिंक पहली या दूसरी क्लास होगी, यूट्यूब वाली ही एक क्वेश्चन आया था उसमें। इसीलिए सीडीपी जो है आधार है, बेस है बाकी सब्जेक्ट की, पेडागोजी का भी। तो अगर हम बात कर रहे हैं कूकना, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है। कूइंग के बाद हम जनरली क्या पढ़ते हैं? बैबलिंग। बैबलिंग को बलबलाना कहते हैं, कि बच्चा बा मा इस तरह के शब्द बोलना शुरू कर देगा। अच्छा, बलबलाना कहाँ कहाँ है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है। समग्र बोधि नहीं। हालांकि इन्होंने जो आंसर की में गड़बड़ की है उसमें सी दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है? कूइंग यानी कूकना। कूकना बोले तो किलकारी या बेसिक आवाज निकाल रहा है बच्चा, जिसका कोई मतलब नहीं है। बलबलाना होता है सिंगल सिलेबल वर्ड, सिंगल सिलेबल जो शब्द होते हैं, जैसे बा मा इस तरह के, 6 महीने के आसपास वो बोलने लगेगा ये चीज। फिर आता है समग्र बोधि अवस्था। इसको एक शब्द की अवस्था भी आप कह सकते हो समग्र बोधि को, कि अब वो एक शब्द ठीक से बोलने लगा है जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे पानी हो सकता है, दादा हो सकता है, मामा हो सकता है ना। यहां सिर्फ सिंगल सिलेबल था बा, वहां पे वो बा भी बोल पाएगा, पानी भी बोल पाएगा। एक शब्द का उच्चारण, 1 साल की उम्र होती है, 1 से 1.5 वर्ष की, समग्र बोधि कहते हैं जिसको हम। यहां पे गड़बड़ क्यों है? यहां तक तो ठीक है बात, लेकिन तार शैली वाक 2 शब्द से पहले, जबकि इसके बाद जब वो एक शब्द सीख गया तो 2 शब्द की अवस्था आएगी, 2 शब्दी अवस्था, जहां पे वो 2 शब्दों को जोड़ करके बोल पाएगा। एक पहली बार एक नया वाक्य बनाना सीखेगा। नया वाक्य सबसे पहले 1.5 से 2 वर्ष की उम्र है। ये इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी कह सकते हैं। हिंदी में भी टेलीग्राफिक लिख के आ सकता है, ऐसे टेलीग्राफिक है ना, 2 शब्द की जगह टेलीग्राफिक भी आ सकता है। 2 शब्द जोड़ करके एक नया शब्द बनाना सीखता है। फिर इसके बाद तार शैली आती है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है ये ऑप्शन, नहीं तो यहां तक की बात जो है सही थी। तो ये गड़बड़ है यहाँ। तो तार शैली वाक मतलब अब वो प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगेगा। 2 से ज्यादा बड़े जो सेंटेंसेस हैं, शब्द हैं, उनको जोड़ करके वो प्रॉपर सेंटेंसेस में बात करने लग जाएगा। 2 शब्दी अवस्था से निकल करके अब वो 2 लाइन के सेंटेंस भी बोलने लगेगा। तो ये हुई आपकी बात। डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। तो डी ही आपको सही उत्तर यहाँ मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये क्या कहता है समझिए एक बार, और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जवाब दीजिएगा। मैं तो ब्रश कर रही हूँ और आपका वीडियो देख रही हूँ। बहुत बढ़िया नेहा, आप तो मल्टीटास्क करें भाई, हैं? इतना मल्टीटास्क नहीं करना, पढ़ लो। कहाँ दिक्कत आ रही है प्रियांशु? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। सही उत्तर कौन सा होगा बता दिया ना अंशु, लास्ट वाला डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमें इसी को मार्क करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में गलती हो जाए, तो अगली बार आंसर की में भी वो चीज रिवाइज हो जाती है। अदरवाइज आप उसमें क्वेश्चन भी नहीं उठा पाएंगे, उस क्वेश्चन को आप चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि चैलेंज करने से कुछ खास होता भी नहीं है, बट प्रीवियसली ऐसा हुआ है कि एक बार गलत दे दिया, अगली बार सही दे दिया उत्तर, है ना। और अभी फाइनल आंसर की जो रिवाइज आंसर की आएगी, हो सकता है मतलब जब अपलोड करेंगे ये फाइनल वेबसाइट पे, तो उसमें चीजें ठीक भी हो जाए कुछ हद तक। तो 2-4 क्वेश्चन में अगर ऐसा हो रहा है, तब भी हमें जो हमारा फैक्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन या तो ऐसे होते हैं, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा लिया भैया इसका तो आंसर हम यही देंगे, तो उस केस में सिचुएशन चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ये रेयर है, क्योंकि आज से पहले ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो इसमें हम गलत अगर आंसर मार्क कर लेंगे तो वो हमारे लिए गड़बड़ है कल को। ना तो हम उसे चैलेंज कर पाएंगे, और ना ही जरूरी नहीं है कि वो अगली बार भी गलती दे दें उत्तर। तो उस केस में हमें ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें संभावना होती है 2 ऑप्शन सही होने की, यहाँ पे संभावना नहीं है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय, यानी हम सिर्फ जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है या एकल शब्द मतलब सिंगल वर्ड्स जो हैं, उनकी बजाय
अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखते हैं, यानी अर्थ क्या निकल रहा है किसी चीज से, किसी वाक्यांश को पढ़ के, किसी अनुच्छेद को पढ़ के, किसी कविता को पढ़ के, तो उसके अर्थ पे हम जाते हैं, उसके बाद हम बाकी की संरचना को समझते हैं। ऐसे नहीं करते कि वर्ड मीनिंग से शुरू करके और बाद में पूरा अर्थ जानेंगे, है ना। यहाँ पे हम पूरी सार को समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा उपागम है ये पूछा है। अब इसमें भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए ये होती है एक तो टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में यहाँ पे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच कह सकते हैं। तो इस शीर्ष पाद को जो है टॉप डाउन कह सकते हैं और ऊर्ध्वगामी जो है इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जा सकता है। तो अब ये बात हमने बहुत बार डिस्कस की है, बस इन्होंने भाषा को जो है थोड़ा सा हेर फेर कर दिया भाषा में, कि जो ऊर्ध्वगामी उपागम है बॉटम अप, इसमें हम क्या करते हैं, एकल शब्दों पे फोकस करते हैं, व्याकरणिक संरचना पे फोकस करते हैं, फिर पैराग्राफ पे जाते हैं, यानी पहले वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ समझेगा बच्चा, शब्दार्थ के बाद हम जाते हैं एक सेंटेंस पे, सेंटेंस यानी एक वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद हम कहाँ जाते हैं, एक पूरे आपके जो स्टोरी है उस पे पहुंचते हैं। जबकि यहाँ बात हो रही है कि पूर्णता, सीधा अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में, यानी एक कविता है तो उसको संपूर्ण रूप में पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद उसके अर्थ पे जाएंगे या उसके बाद उसके सेंटेंस पे जाएंगे, यानी उसके वाक्यों पे जाएंगे, फिर शब्द अर्थ पे जाएंगे। तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो गई, जो एज अ होल देखती है, जो एज अ होल या पूर्णता में देखती है किसी चीज को। तो यहाँ पे बॉटम से अप नहीं, अप से बॉटम जाएंगे या टॉप से डाउन की तरफ जाते हैं। इसको शीर्ष पाद कह सकते हैं, या ये कई बार अधोगामी भी लिख देते हैं, हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये निगमनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि निगमनात्मक जो है वो पूर्णता की ओर की बात नहीं करेगा, वो नियम से किसकी ओर, उदाहरण की ओर बात करेगा। तो भाषा बदल जाएगी, पूछने की जो शैली है वो बदल जाएगी। अगर निगमनात्मक पूछेगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी ऊपर, ठीक है ना। एकीकृत उपागम की यहाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ जोड़ के किसी के साथ ऐसी कुछ बात इन्होंने की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको 2-4-6 सेशन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हिंदी के साथ में मेरे, अपने आप तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही एक समझ विकसित होगी कि अब इनका जो पूछने का लहजा है वो कैसे बदला है। आज के सेशन में दिक्कत आ सकती है कई लोगों को, क्योंकि हल्का सा इन्होंने पैटर्न ही बदल दिया पूरा हिंदी पूछने का, या लैंग्वेज की पेडागोजी। इंग्लिश में दिक्कत उतनी नहीं होगी जितनी हिंदी में हो जाएगी अभी, क्योंकि कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट की है। उसका रीजन है एज इट इज ट्रांसलेशन को जो है छाप के दे दिया, मतलब ट्रांसलेशन नहीं करना था, जबकि जैसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे ऑफलाइन में वो सही तरीका था, क्योंकि वो हिंदी के प्रॉपर्ली डेडिकेटेड क्वेश्चंस बनते थे। अभी मुझे तो देख के यही लग रहा है कि प्योर ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। तो एक बार मैराथन वगैरह भी देख लो तो थोड़ा इजी हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षक डैश के माध्यम से, एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। यानी खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए, यानी जो खराब प्रदर्शन है बच्चों का, या ठीक से वो मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं या फेल हो रहे हैं मान लीजिए बहुत सारे बच्चे, तो क्या जानने की कोशिश करेगा टीचर, पहले कारण जानने की कोशिश करेगा कि भाई रीजन क्या है, बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं या खराब अंक क्यों ला रहे हैं। क्योंकि शिक्षार्थियों की बात हुई है, सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं हुई है, एक बच्चे की भी बात होती है। सबसे पहले आप कारण जानने की बात करते हैं। अब इसमें पता नहीं वो आंसर की कहां से प्रकट हुई है, इसमें भी इन्होंने गलत उत्तर दिया हुआ है, जबकि इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें गलत उत्तर देने का बनता भी नहीं है। जब आप कारण जानते हैं तो वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है ना। इन्होंने दे दिया निपुणता परीक्षण, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मास्टरी नहीं देख रहे हैं हम बच्चे की कि कितनी उसको मास्टरी हासिल है, मास्टरी वाला टेस्ट नहीं है ये। जब आप खराब अंक पहले से ही पता है कि खराब प्रदर्शन है, तो फिर मास्टरी किस बात की। तो खराब प्रदर्शन जो है या खराब अंक जो है, उनके पीछे का कारण जानने की बात हो रही है। उसके लिए जो परीक्षण लिया जाता है हमेशा 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 ऑलवेज, क्या, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। हिंदी में भी आता है ये क्वेश्चन, इंग्लिश में भी आता है ये क्वेश्चन, ये आपका ईवीएस में भी पूछा जा सकता है जरूरत पड़ने पे, और सीडीपी में भी आता है। तो निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक, डायग्नोज करते हैं। जैसे आपका डॉक्टर अगर आपको 4 दिन से बुखार है, सीधा दवाई नहीं दे देगा कि 15 दिन से बुखार है और सीधा दवाई ले लो। वो डायग्नोज करने की कोशिश करता है, टेस्ट कराएगा, आप लैब में जाएंगे, है ना, सैंपल, ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर पता किया जाएगा क्या बीमारी है, फिर उसके बाद इलाज किया जाएगा। तो ऐसे ही पहले निदान किया जाता है, पता लगाया जाता है कारण का, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो निदानात्मक के बाद हमेशा उपचारात्मक शिक्षण की बात निदानात्मक के बाद होती है। क्यों? क्योंकि हमें अगर रेमेडियल टीचिंग देनी है तो पहले हम डायग्नोज करेंगे, पहले हम पता लगाएंगे कि समस्या है कहां, ठीक है ना। अगर बिना टेस्ट कराए भी डॉक्टर दवाई देता है तब भी वो आपसे लक्षण पूछेगा कि ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, वो भी डायग्नोज करना है एक तरह का, ठीक है ना। उपलब्धि परीक्षण होता है कि आपको ये जानना है, अचीवमेंट टेस्ट,
कि कितना हद तक बच्चों को आता है जो आपने कराया है, जबकि यहां खराब अंक का पहले से पता है हमें कि उपलब्धि कितनी है, खराब है, उसका कारण जानने की बात हो रही है। अभी क्षमता परीक्षण होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि आप किस क्षेत्र विशेष में अच्छा कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप किसी और चीज में अच्छे हैं, आप गाने में अच्छे हैं, तो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है किसी स्किल या किसी कौशल को जांचने के लिए। तो एक ही मात्र ऑप्शन है जो यहाँ सही है, वो है ए ऑप्शन, इसी को हमें समझना है और यही सही उत्तर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक बच्चा जोड़े में मतलब पेयर, दो बच्चे होंगे और समूह में, यानी जब उसको पेयर के साथ, यानी दो बच्चे जब साथ में काम करते हैं तब भी वो अच्छा काम करता है, समूह में यानी एक ग्रुप में भी वो सक्रिय भूमिका यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लेके आ पाता। मतलब जब बात लिखित परीक्षा की आती है तो वॉट एवर मे द रीजन बी, कोई भी रीजन हो सकता है इस चीज का, बट हमें नहीं पता, उसके अंक अच्छे नहीं आते। जब लिखित परीक्षा की बात होती है, जब उसको हम ग्रुप में कोई वाद विवाद परीक्षा में कोई चर्चा करनी हो या कोई भी हम उसको टास्क देते हैं तो वो कर लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। कैसे हेल्प करेंगे भाई? पहला ऑप्शन है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, तो इस प्रशंसा से उसकी लेखन कौशल जो है अच्छा हो जाएगा। नहीं हो सकता, तो ये तो इलॉजिकल बात हो गई। बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, मतलब आपने सॉल्यूशन तो निकाला नहीं। एज अ टीचर आप हमेशा सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं, यहाँ आप कह रहे हैं पिताजी को बता देंगे, माताजी को बता देंगे, बच्चे की रुचि नहीं है, घर ले जाओ इसको, है ना, कोई सेंस है इस बात का? नहीं है। फिर आता है सी ऑप्शन, माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वह उसकी पढ़ाई में मदद करें। तो हमने कैसे अज्यूम कर लिया कि माँ बाप जो है वो पढ़ाई में मदद नहीं कर रहे हैं, बिना हमें पता हुए, बिना हमने कारण जाने, बिना कुछ हमें पता है, और हम कह रहे हैं माता पिता की गड़बड़ है, लिख नहीं पा रहा बच्चा, है ना। तो ये बहुत ही ऐसी अंधविश्वासी वाली बात हो गई। डी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर बचता है, उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। अब इसका भी कोई और ऑप्शन बेटर हो सकता था, बट इन चार ऑप्शंस में से हमारे पास एक ही उत्तर है जो थोड़ा सा बेटर है या बाकियों से अलग है, एलिमिनेट करने के बाद बचता है, और सही उत्तर भी यही है, आपका ऑफिशियल भी यही है, उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। बेसिकली सिर्फ परीक्षण नहीं दे रहे होंगे आप यहाँ पे, जब ऐसा यहाँ हो सकता है या अज्यूम किया जा सकता है, माना जा सकता है कि बच्चे को लिखने के मौके कम मिल रहे हों, या फिर अगर उसको उस तरह के मौके दिए जाएं, उस पर वो काम करे तो वो चीज बेटर हो जाएगी और वो परीक्षण भी दिए जाएंगे उस चीज में और आपकी भी हेल्प लगेगी। अब इसको और अच्छे तरीके से ये लिख सकते थे, बट यही हमारे पास एकमात्र बेहतर ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से नंबर हमें यही दिलाएगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। जंगल बुक की मोगली के बारे में बात हुई है। मैं ये आपको हमेशा मजाक में जो है भाषा अर्जन और अधिगम में हमेशा उदाहरण देती थी, और इस बार इन्होंने पेपर में पूछ लिया। ये बड़ा अचंभे की बात है ना, देख के जाते हैं क्या वीडियोस? मजाक कर रहे हो। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी, यानी जो मोगली था, मूवी भी देखी होगी कई लोगों ने, नहीं तो एक किताब है जंगल बुक प्रॉपर जिसमें कुछ कहानियां हैं। क्योंकि मानव संपर्क, तो वो जंगल बुक में मोगली की भाषा में कमी थी। बेसिकली वो भेड़ियों के साथ रहता था और जंगल में रहता था, तो वो लोगों की भाषा या मानव भाषा जो है वो नहीं आ पाई बोलनी, वो उन्हीं की भाषा में बात करता था, जिसको हम यहाँ कमी कह रहे हैं। क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था, यानी ह्यूमंस नहीं थे उसके आसपास, मानव नहीं थे उसके आसपास, जंगल का पूरा समाज था और जंगली जानवर थे, ये हम कह सकते हैं। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? यानी ये जो हमारे पास एविडेंस है कि यदि हम बच्चे को समाज भाषा जो है एक वैक्यूम में या एक बंद कमरे में नहीं विकसित होती, लोगों के साथ अंतःक्रिया करके सीखी जाती है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में कोई भाषा बोलता ही नहीं होगा तो बच्चा भाषा बोलना कैसे सीखेगा, है ना। तो भाषा तो एनवायरनमेंट से आती है, वातावरण से आती है। इसमें कुछ हद तक जो है आपकी हेरिडिटी, आनुवंशिकता का रोल है, लेकिन मुख्य रोल जो है वो आपके वातावरण का है, ठीक है ना। तो ये जो साक्ष्य है ये क्या बताता है? एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। बात बिल्कुल सही है कि यदि एनवायरनमेंट नहीं है, सही परिवेश ही नहीं है जहां वो मानव भाषा बोल पाता, तो हम कहेंगे कि ये दिक्कत इसकी वजह से रही होगी। बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, इसमें भी इन्होंने ऑफिशियल आंसर में गड़बड़ की है। मुझे लगता है कि वो ऑफिशियल आंसर जो है कुछ शीट जो है सही नहीं आई होगी, या तो हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है। हालांकि सारे बाकी आंसर जो है सीडीपी वगैरह के सब सही है, सिर्फ हिंदी में होगी दिक्कत, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ गड़बड़ रही होगी इनके एंड पे। तो बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये ऐसी बात हो गई, आपने पहले अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, ये हमने कैसे टेस्ट कराया था? कोई है नहीं पता लगेगा। उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था, भाई उसको तो जो मिला उसने वही सीख लिया।
तो एक सही आयु में, हमें पता है नॉम चॉम्स्की इस उत्तर के लिए हमारे पास पूरे वैलिड रीजंस हैं कि एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं? नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भैया जो आपका लेड है यानी भाषा अर्जन यंत्र है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो एक उम्र तक ही सॉलिड रहता है, या मैं कहूं उसको ज्यादा एक्टिव रहता है, फिर धीरे धीरे वीक हो जाता है। ठीक है ना बात? तो नॉम चॉम्स्की भी अगर हम यहाँ पे रेफरेंस में रखें तो हम ये समझ सकते हैं कि एक उम्र तक जो शुरुआत के साल है आपके बाल्यावस्था तक के 5 से 10 वर्ष का बच्चा ज्यादा जल्दी भाषा सीख जाएगा, बजाय कि एक 25 वर्ष के व्यक्ति को नई भाषा सिखाने में समय लग सकता है। तो एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था, इसलिए वो भेड़ियों की भाषा सीखेगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। क्या कहता है ये? अर्थ क्रियात्मकता यानी प्रैग्मेटिक्स की ओर संकेत करता है। अब ये देख रहे हैं आप, पहले क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते थे, डिफरेंट तरीका था। अब इन्होंने वही इंग्लिश और हिंदी को ऐसे कंफ्यूज किया है, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स पहले भी थे हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन पूछने का तरीका या लहजा बदल जाता था, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। प्रैग्मेटिक्स की ओर संकेत हो रहा है। प्रैग्मेटिक्स क्या होते हैं भाई लैंग्वेज में? प्रैग्मेटिक्स होते हैं प्रैक्टिकल यूज से संबंधित, यानी व्यवहारिकता से संबंधित भाषा के प्रैक्टिकल यूज के। जब आप पिताजी से बात करते हैं तो एक डिफरेंट लहजे में बात करते हैं, और जब आप अपने दोस्तों में बात करते हैं तो आप डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। पिताजी को यार कहेंगे तो 2 गालियां पड़ सकते हैं, या बुरा भला आपको कहने को मिल सकता है। पिताजी कह सकते हैं मैं तुम्हारा यार लगता हूं क्या, है ना? जबकि आप अपने दोस्तों में यार कहेंगे तो वो बहुत ही नॉर्मल बात होगी। तो ये क्या हुआ? भाषा को आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में, व्यावहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, वो है आपका अर्थ क्रियात्मकता या फिर प्रैग्मेटिक्स लैंग्वेज का। तो भाषा के सामाजिक नियम, भाई समाज ने तो बनाए ये नियम, या विद्यालय भाषा की नीति है, ये विद्यालय की अनुदेशन की भाषा यानी इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है जिसमें पढ़ाया जाएगा, वो प्रैग्मेटिक्स है, या फिर शैक्षणिक भाषा है। तो हम कहेंगे भाषा के सामाजिक नियम की बात हो रही है कि हम व्यवहारिकता में या प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे यूज कर रहे हैं, वो है प्रैग्मेटिक्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? ये कहता है निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता? नॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ है। एक आकलन तत्व के रूप में, यानी एक असेसमेंट टूल के रूप में, यानी जिससे जांचा जा सके भाषा की समझ को। तो पहला ऑप्शन है व्याकरण। किसकी बात हो रही है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। भाषा के कौन से पक्ष की बात हो रही है? कविता की बात हो रही है, एकांकी की बात नहीं हो रही है, कोई आपके वैसे पाठ की बात नहीं हो रही है जिसमें कोई कहानी हो, है ना? तो एक कविता की बात हो रही है, पोयम की बात हो रही है। तो मैं एक आकलन तत्व यानी एक असेसमेंट टूल, अगर आपको बच्चे की कविता की समझ को जांचना है तो क्या आकलन का एक तत्व हो सकता है? व्याकरण। क्या आप बच्चे से उसका व्याकरण के बारे में बात करने लग जाएं? शब्द भंडार, भाई बिल्कुल, अगर कविता में कोई ऐसा शब्द है तो आपने पूछ लिया अच्छा बताओ इसका क्या मतलब समझ आया तुम्हें, तो इसका मतलब आप असेस कर पा रहे हैं। आकलन का एक तत्व हो गया कविता को जांचने का कि शब्द भंडार आपको ट्विंकल ट्विंकल या मछली जल की रानी है तो जल का मतलब अगर आप पूछ रहे हैं तो शब्द भंडार से आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है। तो ये बात तो ठीक है, और शब्द भंडार विकसित भी होता है इससे। काव्यात्मक उपकरण जो भी उसमें यूज हुए हैं, चाहे कविता की अंतर्वस्तु, लेकिन व्याकरण का यूज हम कभी भी कविता के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करते कि हम बच्चे को व्याकरण सिखा रहे होंगे कविता के संदर्भ में, कि हम उससे व्याकरण के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें यहाँ जब बात कविता की हो रही है। तो ए ऑप्शन जो कि सही दे रहे हैं आप लोग सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट है ये, देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाह पूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। यानी मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा, यानी मातृभाषा अर्जित भाषा है, आपने अपने एनवायरमेंट से मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी का प्रयोग, हिंदी क्या हो गई? मातृभाषा हो गई, जो बच्चे को उसकी मातृभाषा हो गई, है ना, मातृभाषा। ठीक, तो हिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं लक्ष्य भाषा सिखाने के लिए। लक्ष्य भाषा होती है टारगेट लैंग्वेज कहते हैं इसको। लक्ष्य भाषा जो भी भाषा को आप सिखाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, ये अंग्रेजी हो सकती है ज्यादातर स्कूल्स में, है ना, कि भाई टारगेट लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी हो सकती है। अगर बच्चे की मातृभाषा यहां पर कुछ और है और स्कूल में हिंदी सिखाई जा रही है तो वहां हिंदी लक्ष्य भाषा बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि मातृभाषा की का मतलब हिंदी होता है और लक्ष्य भाषा का मतलब अंग्रेजी होता है, ये बदल सकती हैं। लक्ष्य भाषा हिंदी भी हो सकती है, लक्ष्य भाषा तमिल भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है। जो भी भाषा सिखाने का लक्ष्य रखा जा रहा है वो लक्ष्य भाषा है, वो टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो वो कौन सा मेथड है जब हम हिंदी लैंग्वेज में, मैंने इस पे भी एक डिस्कशन किया हुआ है, प्रीवियस क्लास अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी या सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट है हिंदी पेडागोजी की पूरी, इंग्लिश पेडागोजी की पूरी, ईवीएस की, है ना। तो हिंदी यानी मातृभाषा का प्रयोग, यानी जो बच्चे को पहले से आता है उसका प्रयोग आप लक्ष्य भाषा सीखने में करा रहे हैं। यानी मुझे हिंदी आती है और मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूं तो मैं
हिंदी की हेल्प लूंगी। हेल्प कैसे लूंगी? मैं कहूंगी मुझे पता है कि हिंदी में जल कहते हैं पानी को, अब मुझे जल पता है, अब इस जल को वाटर कहेंगे इंग्लिश में। ये क्या किया मैंने? हेल्प ले ली। किस चीज की? अपनी मातृभाषा की लक्ष्य भाषा को सीखने में। कहां होता है ये? ग्रामर ट्रांसलेशन में होता है, जिसको ओल्डेस्ट मेथड भी कह देते हैं कई लोग। व्याकरण अनुवाद विधि में ये चीज होती है ना। 43% लोग ए कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। प्रत्यक्ष विधि होती है डायरेक्ट लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो भाषा आप सिखाना चाह रहे हैं, या दो भाषाएं नहीं होती, यहां मातृभाषा का यूज ही वर्जित है। मतलब आप मातृभाषा प्रयोग नहीं कर सकते प्रत्यक्ष विधि में, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट। इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश में ही बात करो, नहीं तो 5 रुपए फाइन लगेगा अगर हिंदी बोलोगे तो। ये प्रत्यक्ष विधि में कोई और भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, जो आपकी लक्ष्य भाषा होती है सीधा उसी का इस्तेमाल होता है। तो प्रत्यक्ष विधि तो उत्तर हो नहीं सकता। ठीक। द्विभाषी पद्धति या श्रव्य भाषिक पद्धति, अगर यह मातृभाषा की बात नहीं हो रही होती, कोई भी दो लैंग्वेज की बात हो रही होती, तब हम द्विभाषी कह देते। लेकिन मातृभाषा का ट्रांसलेशन होता है, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं हम नई भाषा सीखने में, उसको व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या होता है? बोलने पे पकड़ नहीं आ पाती बच्चे की, लिखना भाषा को सीख जाता है वो, या व्याकरण उसका सीख जाता है, लेकिन जो मौखिक भाषा है वो अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें हम ट्रांसलेशन पे फोकस ज्यादा करते हैं। देखिएगा, सीडीपी तो इजी, क्या कह रहे हो, सीडीपी तो इजी हो गई है और हिंदी हार्ड। थोड़ा टाइम लगेगा नेहा, डोंट वरी, है ना। ये इसको ना, इसके एक माइंडसेट होता है किसी भी एग्जामिनर का, या क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा रहा है नई तरीके से, तो उसमें ढलने में टाइम लगेगा आपको थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? यानी डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार है, पता है हमें, ग्राफ से याद रखना होता है। डिस्ग्राफिया लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इसीलिए मैंने सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस उठाए हैं कि पहले आप इन्हीं को डाइजेस्ट कर लें। और ये पीडीएफ मैं सबसे पहले दे दूंगी, आज रात में आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ताकि इसको आप समय से रिवाइज कर लें। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है, यानी डिस्ग्राफिया के बारे में सही बात नहीं है? पहला है, यह सीखने की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। हाँ, बात सही है भाई, लिखने की जो क्षमता होती है बच्चे की वो प्रभावित होती है, बात सही है। यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी पॉसिबल है। लेखन में जो है समस्या बच्चे को आती है, बाधा होती है। यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। सकल मोटर होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है ना, और तार्किक चिंतन होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग। फिर आता है डी ऑप्शन, यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। यानी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं डिस्ग्राफिया की वजह से। बिगड़ी हुई लिखावट, इलेजिबल यानी अपठन योग्य, मतलब पढ़ नहीं सकते आप, पढ़ने योग्य नहीं होती, लेजिबल नहीं होती आपकी जो लैंग्वेज है डिस्ग्राफिक बच्चे की, बात तो सही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें भी बढ़ावा देता है, तो सही शब्द शायद बढ़ावा देना ना होकर के यहां बाधित करता है, ये हो सकता था। लेकिन फिर भी इससे जो बेटर ऑप्शन है हमारे पास, आंसर इन्होंने यही कंसिडर किया है। मैं वेट करूंगी एक बार जो भी ऑफिशियल आंसर की आती है उसके लिए। हम यहाँ पे जाएंगे सी के साथ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में उतनी समस्या उत्पन्न नहीं होती। हालांकि आपके स्किल्स में हो सकती है समस्या उत्पन्न, लेकिन ग्रॉस मोटर में ही होगी तो फाइन में ज्यादा होगी, ग्रॉस में उतनी नहीं होनी चाहिए। हो सकती है बट उतना डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मुझे नहीं लगता। और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, कुछ हद तक आपकी थिंकिंग एबिलिटी प्रभावित होती है, लेकिन सीधा लॉजिकल कह देना। तो हालांकि इस चीज पे हम दोनों को ही ये नहीं कह सकते कि ये खराब है और ये सही है, दोनों में ही डाउट है। तो एक काम कर लेते हैं, डी के साथ ही चले जाते हैं। उसका रीजन ये है कि एटलीस्ट ऑफिशियली मान तो रहे उस चीज को, ठीक है ना। क्योंकि खराब ये भी बढ़ावा देता है, बढ़ावा देना इज अ मतलब नेगेटिव वर्ड, यहाँ बढ़ावा देता है कहना पता नहीं कितना सही होगा। अब ये इनके ट्रांसलेशन के कारण हो रही है इस तरह की मिस्टेक्स, नहीं तो जो सही उत्तर इस हिसाब से बनेगा जैसे लिखा हुआ है सी बनेगा। तो इस पे हम अभी कोई सही उत्तर नहीं मार्क करेंगे, एक बार ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। अनटिल अनलेस आप जो है सही आंसर की आपके पास ना आ जाए तब तक इस पे क्या ही मतलब फाइनल नहीं कह सकते इसको। फिर भी इससे बेटर ऑप्शन सी ही रहेगा ना, कि बढ़ावा देता है शब्द जो है, हालांकि ये डी ही मान रहे हैं, तो इसको तो हम ठंडे बस्ते में ही डालेंगे, इसको डाउट में ही डालेंगे इस पे, क्योंकि ये इतना डीप है अगर इसको समझा जाए। अदरवाइज तो 1 मिनट लगेगी मुझे ये कहने में कि ग्रॉस मोटर स्किल्स को उतना प्रभावित नहीं करता या तार्किक चिंतन को उतना प्रभावित नहीं करता, और ये डी तो सही है कि खराब वर्तनी तो होती ही है इसमें, और लिखावट भी जो है खराब हो जाती है। लेकिन बढ़ावा देता है ये कहना गलत होगा, कोई प्रोत्साहन वाली चीज थोड़ी ना है।
बाधित करता है समझ में आता है, तो लैंग्वेज को कई बार किस तरह से पूछा गया उस चक्कर में भी आंसर गलत और सही हो जाता है, तो इसको डाउट में डाल लेंगे। बट अगर मान लीजिए हमारे पास ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, रिवाइज नहीं होता है आंसर, तो इसको डी आप कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे नंबर डी में ही मिलेंगे, चाहे सही कितना भी सी हो या इससे बेटर ऑप्शन हो, फिर भी मतलब ये मुझे बाय एक्सपीरियंस पता है कि आंसर जो है इसका ये 1 नंबर आपको डी पे ही देने वाले हैं, कि ये बात गलत है, जो कि गलत नहीं है ना। तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, या तो मैं आपको बिल्कुल ये ही ना बताऊं और अपनी मर्जी से करा के चली जाऊं कि ऑफिशियल आंसर की में क्या बात हो रही है या क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ना, जो कि आगे से मैं कोशिश भी करूंगी, क्योंकि उससे फिर कई लोगों को कंफ्यूजन भी होती है। आउट ऑफ 15 कितना ठीक हुआ वो आप बता दीजिएगा, और इस पे और चर्चाएं करेंगे, थोड़ा सा इंतजार भी करेंगे ऑफिशियल आंसर की, जो है मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे और डाल देंगे एक बार, क्या पता थोड़ा बहुत और भी मैं किसी और आंसर की से भी मैच कर लूंगी एक बार, अगर वो मिलती है इंटरनेट पे, तो अपने पास जो है उसके अनुसार, क्योंकि बाकी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ ये हिंदी और इंग्लिश में ही दिक्कत आएगी, स्पेशली हिंदी में आएगी, इंग्लिश में भी उतनी नहीं आएगी। तो ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सेशन आपको पसंद आया होगा, होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, थोड़ा सर में दर्द हुआ होगा आज के सेशन से, बट ये हल्का सा पैटर्न में चेंज है, हमें इस चीज में एक काम करना है, जो अपने टॉपिक्स हैं उनको मजबूत कर लेना है, और उसके अनुसार कोशिश करनी है 4 ऑप्शंस में से जो बेस्ट हो उसके साथ जाने की, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, 1-2 सेशन और होंगे तो आपको ये इजी लगने लग जाएगी, डोंट वरी, इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन मैं निकाल लूंगी, ठीक है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए। कल मिलते हैं 9:15 और कल सीडीपी करेंगे, कई दिनों से नहीं किया है, ठीक ना।